बीजेपी सपोर्टर्स भी ये सवाल कर रहे हैं कि अभी तक बीजेपी क्यों खामोश है, क्यों मोदी जी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, साध्वी प्रज्ञा को इंसाफ कब मिलेगा, हम सभी ये जानना चाहते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जहाँ तक बीजेपी की बात है या प्रधानमंत्री की बात है, जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने या भाजपा ने 2019 में ही इस बात का जवाब अच्छी तरह से दे दिया था और उसको इंसाफ दे दिया था। साध्वी प्रज्ञा जो इतने समय से जेल में बंद थी, उसके बाद जब वो बाहर आई और उन्होंने अपना सारा जो उनके साथ त्रासदियां हुई, जो उनके साथ पैशाचिक व्यवहार परमबीर सिंह और उसके साथियों ने किया, उसके बारे में सब बताया। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि आप किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? भाजपा ने और प्रधानमंत्री ने तो इंसाफ किया। उन्होंने साध्वी प्रज्ञा को भोपाल जैसी प्रतिष्ठित सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दिया, उसको चुनाव लड़वाया। साध्वी प्रज्ञा आज संसद में है, एक सांसद के तौर पर वो अपनी बात वहाँ पर रख सकती हैं। और इससे बड़ा इंसाफ और क्या हो सकता है कि एक ऐसी साध्वी, एक ऐसी महिला जिसने इतने जुल्मों को सहा, परमबीर सिंह के, उनके जुल्मों के जवाब में भाजपा ने उसको सांसद बना दिया। और क्या चाहती है जनता? इससे बढ़िया इंसाफ और कुछ नहीं हो सकता। और रही बात परमबीर पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, तो ये हमारे देश का जो एक ढांचा है वो पूरा फेडरल स्ट्रक्चर इस तरह से है कि जहां बहुत सी चीज़ें केंद्र के हाथ में, पूरी ताकत होते हुए भी केंद्र के हाथ में नहीं है। पुलिस का जो मामला है वो पूरी तरह से राज्य सरकार के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। तो अगर परमबीर के ऊपर कोई भी इस तरह की कार्रवाई करनी है तो ये उद्धव ठाकरे सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इतनी बातें सामने आने के बाद परमबीर के ऊपर कार्रवाई करे। जी, आपको क्या लगता है, क्या साध्वी प्रज्ञा को सांसद का पद दे देना उनके लिए जस्टिस है? महज एक सांसद बना था, उनको जस्टिस मिल गया। और आप जो कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भागीदारी नहीं कर सकती है, परमबीर सिंह को कुछ हाथ नहीं लगा सकते या फिर कोई भी सज़ा का देने का उनका कोई हक नहीं है, लेकिन कोई स्टेटमेंट तो कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि साध्वी प्रज्ञा को संतुष्टि हो? देखिए, मुझे तो लगता नहीं कि उनको कहीं इस बात की कोई असंतुष्टि है। ये जनता के द्वारा ही या चैनल्स के द्वारा ही बात उठाई जा रही है कि साध्वी प्रज्ञा असंतुष्ट हैं। और रही बात आप कह रहे हो कि महज सांसद बना देना ही क्या काफ़ी है, तो आप क्या सोचते हो? एक भारत देश 135 करोड़ की जनसंख्या वाला, जहां 547 सांसद जो हैं वो इस 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज साध्वी प्रज्ञा भोपाल जैसी प्रतिष्ठित सीट के ऊपर 15 करोड़ मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करती है, तो क्या ये कम बात समझते हैं आप? ये बिल्कुल कम बात नहीं है। अगर उसको एक इस स्थान भाजपा ने दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने उनको ऑनर किया है, तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दिग्विजय सिंह भी यहाँ परमबीर के सपोर्ट में उतर आए हैं। परमबीर सिंह के सोनिया गांधी भी लगातार सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका सपोर्ट किया जा रहा है, शिवसेना भी अब उनका सपोर्ट कर रही है। लेकिन साध्वी प्रज्ञा के लिए बीजेपी का समर्थन यहाँ पर कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा जनता का भी कहना है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहाँ तक बात दिग्विजय सिंह या सोनिया गांधी की है, वो तो घोषित तौर पर उनके लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया जाए, वो तो पूरी तरह से किस तरह से इस देश को गड्ढे में ढकेलना है उसका पूरा का पूरा उन्होंने बीड़ा उठा ही रखा है। और आज साध्वी प्रज्ञा ने जो रिपब्लिक पर अपना इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने ना सिर्फ अपने साथ हुए जुल्मो सितम जो भी परमबीर ने किए उसके बारे में उन्होंने अपनी बात रखी, साथ ही आज ही उन्होंने दिग्विजय सिंह के ऊपर भी ये आरोप लगाया और ये कहा कि जो मालेगांव ब्लास्ट में जो हिंदू आतंकवाद की बात करी गई या इसके पीछे जो असली हाथ है वो दिग्विजय सिंह का है। तो उन्होंने बड़े क्लियर तौर पर, बड़े साफ तौर पर साध्वी प्रज्ञा ने जो इशारा किया है या जो इल्ज़ाम लगाया है, जो आरोपित किया है, वो सोनिया गांधी को किया है, दिग्विजय सिंह को किया है, ना कि प्रधानमंत्री या भाजपा को किया है। देखिए, साध्वी प्रज्ञा को मतलब एक तरीके से भगवा आतंकवादी घोषित करने की साजिश रची गई थी अफजल गैंग के द्वारा। इस पर क्या कहेंगे? हिंदुस्तान में रहकर हिंदुत्व का आतंकवाद कहना, भगवा को आतंकवाद कहना कितना जायज़ है? देखिए, इस पर तो कोई टिप्पणी क्या करे कोई। अगर भगवा को आतंकवाद घोषित करते हैं ये लोग, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात इस देश में कोई नहीं हो सकती। ये हिंदू धर्म सनातन धर्म ही है जिसने सर्वधर्म संभाव की एक परिणति को माना, उस चीज़ को माना कि हाँ, सर्वधर्म संभाव है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की हम बात करते हैं।
और वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। जी। तो एक ऐसा धर्म, सनातन धर्म, जिसने सारी दुनिया को अपनाया है। हमारे भारत देश में शक आए, हूण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, ठीक है, उन लोगों ने शासन किया, हमारा दमन किया, उसके बावजूद भी हमारी संस्कृति ने उनको अपनाया। तो उन पर ये आरोप मढ़ देना कि ये हिंदू आतंकवाद है, अरे हिंदू के आतंकवाद की आप क्या बात करते हो? यहाँ पर तो फ्रांस के राष्ट्रपति एक बात बोल देते हैं, वो भी बड़ी जेन्युइन बात बोलते हैं कि हम कट्टरता को स्वीकार नहीं करेंगे, और उसके बावजूद आप देखिए कि उनका एक बयान आता है, पूरे विश्व में जितने मुस्लिम समाज से जुड़े हुए देश हैं वहाँ पर प्रदर्शन शुरू होते हैं, बाइकॉट फ्रांस शुरू हो जाता है। और तो और हमारे देश में भी वही सब होता है। भोपाल के अंदर हजारों लोग सड़कों पर निकल आते हैं, बम्बई में सड़कों के ऊपर बिछा दिया जाती है उनकी तस्वीर को, फ्रांस के राष्ट्रपति को, कि इसको रौंदते हुए जाइए। तो जो लोग, जो धर्म इतनी असहिष्णुता दिखाता है, साफ तौर पर जो परिलक्षित होता है, दिखता है, उसके बावजूद भी अगर कोई हिंदू को आरोपित करे कि हिंदू आतंकवादी है, भगवा आतंकवादी है, तो इससे शर्मनाक, इससे दुखद बात कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पर करना चाहूँगी। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर मोदी सरकार है, मुंबई में इतने सारे कांड हुए हैं, महाराष्ट्र में अभी एक चैनल के पीछे पड़ गया, अर्नब गोस्वामी को जेल भेजने की तैयारी है, प्रदीप भंडारी को जेल डाल दिया है, मतलब एक तरीके से मीडिया का गला घोटने वाली बात है यहाँ पर। तो अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ क्यों नहीं किया है इस पर? उस पर तो बोलना चाहिए, चुप्पी तोड़नी चाहिए मोदी जी को, क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें मोदी जी को चुप्पी तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा अपना निजी मानना है, हो सकता है कि आप मेरे से सहमत ना हो या और आपके दर्शक मुझसे सहमत ना हो, क्योंकि कारण क्या है कि पिछले 6 साल का आप मोदी सरकार का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। अब से पहले भी, महाराष्ट्र से भी पहले, आप वेस्ट बंगाल की बात कर लीजिए, आप केरला की बात कर लीजिए, कितनी ऐसी चीज़ें हुई। लेकिन मोदी सरकार ने एक नीति बनाई हुई है कि जो कांग्रेस के समय में जो एक गलत परंपरा थी, जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी उसको निभाया, जिसको जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से निभाया जाता रहा है, धारा 356 का प्रयोग करके सरकारों को गिरा देना या राष्ट्रपति शासन लगा देना। पिछले 6 साल में मोदी जी ने एक भी सरकार इस तरह से गिराई नहीं है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो आज जो महाराष्ट्र में हालात हैं, महाराष्ट्र की सरकार, मेरा अपना ये मानना है, मैंने अपने कई और भी इंटरव्यूज में बोला हुआ है कि महाराष्ट्र की सरकार अपने इस कुकृत्य के चलते स्वयं ही गिर जाएगी। अपने इस बोझ के तले वो अपने आप को इतना दबा हुआ महसूस करेंगे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से आज भविष्यवाणी है कि 2021 में एंटर नहीं होगी महाराष्ट्र सरकार। उसके कारण क्या रहेंगे? देखिए, क्या होता है कि मोदी और शाह के आने के बाद भाजपा का काम करने का स्टाइल थोड़ा बदला है। जिस समय पर अडवाणी जी और अटल जी का ज़माना था, तब कई चीज़ें बातचीत करके या कुछ करके वो सुलझा लिया करते थे। लेकिन ये मोदी और शाह का ज़माना है। ये लोग पूरी चीज़ जो भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता ही नहीं, मेरा पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र सरकार के गिरने का इनको पूरा आभास है, अंदेशा है। तो इसलिए ये कोई मौका महाराष्ट्र में शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को, संजय राउत को, एनसीपी को, कांग्रेस को नहीं देना चाहते कि वो जनता के दरबार में जाकर ये कहें कि हमारी सरकार मोदी ने गिरा दी। ये सरकार अपने दबाव में खुद गिरेगी, और उसके बाद जब चुनाव होगा तब आप देखिएगा कि महाराष्ट्र की जनता इन लोगों का क्या हाल करती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर।